अमालगमेशन के अंदर चैप्टर के अंदर मैंने बोला एक होती है हमारी सेलिंग कंपनी, परचेजर कंपनी, चलो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी। कौन होती है ट्रांसफरी कंपनी? ये होती है हमारी परचेजर कंपनी, जो किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है। ओके। और एक होती है हमारी ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जो सेलिंग कंपनी होती है, जिसकी सारी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही होती है और इसके बदले में जान लेते हैं ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड, ठीक है। तो ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड के जो ओनर्स है उनको देती है इसके बदले में कुछ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब कुछ प्रतिफल देती है। भाई ए लिमिटेड ने पूरा बिजनेस खरीद लिया बी लिमिटेड का, सारी एसेट सारी लायबिलिटी सब अब ए लिमिटेड की होगी, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ओनर को कुछ तो प्रतिफल देगी, कंसीडरेशन देगी। हाँ, उसी को बोलते हैं क्रय प्रतिफल और इंग्लिश में बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। कि बदले में क्या दिया? बदले में हो सकता है ए लिमिटेड अपनी शेयर्स इसको दे दे, हो सकता है पैसे दे दें। अगर शेयर दे देगी तो फिर वो परचेज और मर्जर मेथड हो जाएगा, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, मर्जर मेथड हो जाएगा। और अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फिर परचेज मेथड मान लेंगे, है ना। लेकिन जो भी बदले में दिया जाएगा, चाहे ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को अपनी शेयर दे रही है, चाहे डिवेंचर दे रही है, चाहे फिर कैश दे रही है, कैसे ना कैसे करके जो इसके ऑनर है उनको कुछ ना कुछ देगी जरूर बदले में, क्योंकि पूरा बिजनेस खरीद लिया है। तो उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। और शॉर्ट में मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम पढ़ेंगे भी, इसको बोलते हैं पीसी। तो परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट कौन करता है? ट्रांसफरी कंपनी करती है ट्रांसफरर कंपनी को, यानी कि जो आपकी परचेजर कंपनी है वो करती है सेलिंग कंपनी को। अब ये पीसी कैसे निकालना है, ये परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालना है, इसके मेथड्स क्या क्या है, फिर हम अकाउंटिंग पे आएंगे। इसके मेथड्स के अंदर फर्स्ट आता है लमसम मेथड, एक आता है सेकंड नंबर नेट पेमेंट मेथड, एक आता है फिर नेट एसेट मेथड, और फोर्थ नंबर आता है फिर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं। हाँ बेटा, वही यहाँ काम आएगी, वही सेम की सेम। सारी एसेट लेंगे, सारी लायबिलिटी ले लेंगे, उसमें गुडविल जोड़ देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जोड़ देंगे, और उसके अंदर हम जो है प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लेस कर देंगे। उसके बाद जो बचेगी वो आ जाएगी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर फंड्स या नेट एसेट नेट वर्थ अवेलेबल फॉर ESH इक्विटी शेयर होल्डर, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते थे। उसमें डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ शेयर का या शेयर कैपिटल का, तो आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, है ना। तो उस इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का भी यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के ये तरीके हैं, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स। सबसे फर्स्ट देखिए कौन सा है, लमसम मेथड। सेकंड नंबर कौन सा है हमारा, नेट पेमेंट मेथड। लमसम मेथड में क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितना परचेज कंसीडरेशन है, ठीक है। नेट पेमेंट मेथड में पेमेंट किया हुआ होगा कि इतने डिबेंचर दिए, इतने शेयर्स दिए, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उस कंपनी के ओनर्स को इतना कैश दिया, तो वो नेट पेमेंट। नेट एसेट मेथड में हमको एसेट्स दे रखी होगी, तो उस एसेट्स के बेसिस पर हम जो परचेज सेलिंग कंपनी है, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसकी सारी एसेट में से लायबिलिटी लेस करके नेट एसेट निकाल देंगे और उसके बेसिस पर हम उसको पेमेंट करेंगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंदर एक्सचेंज ऑफ शेयर मेथड भी बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं और एक्सचेंज ऑफ शेयर मेथड भी बोलते हैं। इसमें दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उस बेसिस पर हम परचेज कंसीडरेशन भी निकालेंगे। आइए एक एक मेथड को मैं पढ़ाता हूँ।
सबसे फर्स्ट आ गया आपका लमसम मेथड। लमसम मेथड में क्या होता है, व्हेन द परचेजिंग कंपनी एग्री टू पे अ फिक्स सम ऑन कंसिडरेशन ऑफ एक्वायरिंग द वेंडर कंपनी। जब वेंडर कंपनी को परचेजर कंपनी या परचेजिंग कंपनी एक फिक्स अमाउंट पे करने के लिए राजी हो जाती है, भाई जो वेंडर कंपनी हमारी बी लिमिटेड, उसको ए लिमिटेड बोल देती है भैया 10 लाख रुपए दूंगी, एक साथ आना है तो आजा, मेरे में मिल जा, सारा बिजनेस मुझे दे दे, 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस बात पे अगर दोनों राजी हो जाती है और एमालगमेशन हो जाता है, मर्जर हो जाता है, तो इस केस के अंदर पेमेंट पहले से डिसाइड था, तो ए लिमिटेड को सेलिंग कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर रही है, परचेजिंग कंपनी एक फिक्स अमाउंट पे कर रही है सेलिंग कंपनी को, यानी कि एक फिक्स अमाउंट पे कर रही है ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को बदले में, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस आ रहा है। तो फिक्स सम पहले से अगर फिक्स्ड हो तो वहां पर लमसम अमाउंट मतलब यूज आता है। तो ये कब होगा, जब क्वेश्चन के अंदर पहले से ही हमें परचेज कंसिडरेशन दे रखा होगा, तो वो ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ भी है, ए लिमिटेड एग्री टू पे बी लिमिटेड कितने, 10 लाख रुपए। ओके जी, नेक्स्ट नेट पेमेंट मेथड। इसमें पेमेंट कैसे कैसे किया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यानी कि हमारी जो ए लिमिटेड है, हमारी परचेजर कंपनी है, वो बी लिमिटेड जो कि सेलिंग कंपनी है, उसको कैसे पेमेंट कर रही है, उसका बिजनेस खरीदने के बदले में उसके ओनर्स को वो दे रखा होगा। ओके जी, अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू टोटल ऑफ द पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। पहले से फिक्स तो नहीं है, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी ए लिमिटेड परचेजर कंपनी पे कर रही है, भाई इतने शेयर दे रही हूँ, इतने डिवेंचर दे रही हूँ, इतना कैश दे रही हूँ, तो सबकी टोटल कर लेंगे तो हमारे पास में परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा। ओके जी, तो ये भी बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, ये देखो, एक्स लिमिटेड टेक ओवर बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड जो है वो किसका बिजनेस खरीद रही है, वाई लिमिटेड का। ओके, तो एक्स लिमिटेड कौन सी होगी, हमारी ट्रांसफरी कंपनी, और ये कौन सी हो गई, हमारी ट्रांसफरर कंपनी। तो सारा बिजनेस ले लिया, यस, और इसके बदले में एंड एग्री टू पे, इसके बदले में जो पेमेंट करने के लिए एग्री हुई, परचेज कंसिडरेशन, यस, ये देखो, पे द परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज। क्या क्या दे रही है, 10,000 इक्विटी शेयर, एक तो 10,000 इक्विटी शेयर दे रही है, 10,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन इशू कितने में कर रही है, 12 रुपए में, @ 12 रुपीज ईच, हो गया 1,20,000 रुपए। ओके, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 5,000 प्रेफरेंस शेयर @10 रुपीज ईच, लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5,000 प्रेफरेंस शेयर कितने में दे रही है, 10 रुपए का एक, तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर @10 रुपीज ईच। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 10,000 इक्विटी शेयर दे रही है, 12 रुपए का एक, 1,20,000 रुपए में। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 5,000 प्रेफरेंस शेयर दे रही है, एक 10 रुपए का, यानी कि 50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे रही है। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 1,20 की इक्विटी, और वाई लिमिटेड के जो ओनर है उनको 1,20,000 रुपए की इक्विटी और 50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे रही है। आगे, एंड कैश 30,000 रुपीज, और कैश कितना दे रही है, 30,000 रुपए कैश भी दे रही है। तो इसका मतलब टोटल एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कितना पेमेंट कर रही है, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख रुपीज क्या है, ये है परचेज कंसिडरेशन। बोलो, आया समझ में? तो बहुत सिंपल होता है लमसम मेथड और नेट पेमेंट मेथड। उसका रीजन है कि डेटा सारा क्वेश्चन में दे रखा होता है, हमको ओनली लिखना होता है। अगर इसकी जगह लमसम मेथड होता ना तो सीधा यही लिखा होता कि 2 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन। नेट पेमेंट मेथड में हमको टोटल करके लेना होता है। ओके, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट है हमारा नेट एसेट मेथड। अब इसके अंदर हमको नेट एसेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, सो नेट एसेट मेथड, नेट एसेट इज द aggregate of the asset taken over at aggregate value less liability taken over aggregate values। मतलब जो हमारी ए लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसफरी कंपनी,
वो बी लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस खरीद रही है। हाँ, तो ट्रांसफरर कंपनी जो है, यानी कि जो कंपनी बिक रही है, सेलिंग कंपनी जो है, हाँ, उसकी जो भी एसेट और लायबिलिटी ए लिमिटेड जिस प्राइस पर एग्री हो रही है लेने के लिए, वो सारी प्राइस हमें एसेट लेनी है, उसमें से उस प्राइस की लायबिलिटी लेस कर देनी है एग्रीड वैल्यू की, तो हमारे पास एक नेट एसेट आ जाएगा, यानी कि परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीड वैल्यू, क्वेश्चन में नहीं बोल रखा कि जो परचेजर कंपनी है वो सेलिंग कंपनी की एसेट और लायबिलिटी किस वैल्यू पे ले रही है, तो हम उसको किस वैल्यू पे ले लेंगे, हम उसको लेंगे बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है बी लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर, ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो आपको वैल्यू दे रखी है, उसी वैल्यू पर आप यानी कि ए लिमिटेड यानी कि परचेजर कंपनी उसकी सारी एसेट लेगी, उसमें से लायबिलिटी लेस करेगी, तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, पीसी आ जाएगा। ओके, ठीक है। If a particular asset is not taken over by the transferee company, it should not be included in the purchase consideration. ऐसी कोई एसेट जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी से नहीं ले रही है, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी यानी कि हमारी ए लिमिटेड बी को बोल रही है भाई तेरी ये वाली एसेट हम नहीं लेंगे, तो उसको हम भी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते टाइम नहीं लेंगे। ओके, आइए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ इसका नेट एसेट मेथड का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये तो सॉरी इसका फॉर्मूला है कि आपको एसेट लेनी है, गुडविल भी लेनी है, और एसेट लेते टाइम फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है। एसेट्स लेते टाइम फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है, बाकी सारी एग्रीड वैल्यू पे एसेट लेनी है। एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे, गुडविल ऐड कर देंगे, बाकी जो भी लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट मोटर स्टॉक डेटर सब लेस कर देना है, और लायबिलिटी उसमें से लेस कर देनी है, तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। ओके, ये है इसका क्वेश्चन। कौन सा मेथड है? नेट एसेट मेथड, उससे हम निकाल रहे हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। यस, तो ए लिमिटेड का बिजनेस कौन परचेज कर रहा है? बी लिमिटेड। तो ये होगी ट्रांसफरी कंपनी, ये होगी ट्रांसफरर कंपनी, ये हो गई परचेजर कंपनी, ये हो गई सेलर कंपनी। सबसे पहले हमने एग्जांपल में भी यही लिया था अभी तक। ओके, और बी लिमिटेड हु समराइज, बी लिमिटेड की समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज में, किसकी बैलेंस शीट है? बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। ओके, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, नेट एसेट मेथड ही है, नेट एसेट मेथड है ना, मैंने ऊपर ये तो लिखा नेट एसेट मेथड। ओके, ठीक। अब क्या क्या है इसके पास में? गुडविल है, अदर फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस है। ओके, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आपकी एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। कौन सी एसेट्स है? फिक्टिशियस। अभी मैंने बताया भी था कि फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ओके, 3800 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का है, तो 3,80,000 रुपए की कैपिटल फुली पेड है, रिजर्व दे रखे हैं, 10% डिबेंचर और करंट लाइबिलिटी दे रखी है। ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसको हम लेस कर देंगे। ओके, ये तो शेयर होल्डर फंड है, इन्हीं को तो पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ से लेस करेंगे? द गुडविल इज इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 80,000, गुडविल का वैल्यूशन 80,000 रुपए है। फिक्स एसेट्स, गुडविल अब कितने की होगी? 80 की, तो हम 80,000 ले लेंगे। फिक्स एसेट्स 3,90,000, तो फिक्स एसेट्स अब हम 390 ले लेंगे। ओके, देयर वॉज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी 20,000, एक नई लाइबिलिटी आ गई कंटीजेंट, उसको ले लेंगे, विच हैव बिकम पेबल, जिसको पे करना है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट मेथड, सीधा सीधा लिखा हुआ नेट एसेट मेथड यूज करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट मेथड। सबसे पहले ले लेंगे एसेट्स। अब एसेट्स में कौन कौन सी लेंगे? जिसको एग्री हुए हैं लेने के लिए। सर कौन कौन सी एग्री हुए हैं? देखो, गुडविल पे एग्री हुए हैं, वैल्यूशन दिया हुआ है 80,000, और एग्रीड वैल्यू अगर नहीं दे रखी होगी तो बुक वैल्यू लेंगे, मैं समझाऊंगा। देखो, ये एग्रीड वैल्यू है 80,000, क्योंकि ये बुक वैल्यू तो 70 है, एग्रीड वैल्यू नीचे दे रखी है ना। ओके, ठीक है। फिक्स एसेट्स कितनी हो गई? 390, तो 390 एग्रीड वैल्यू हो गई, 390 पे राजी हो गए, तो ये तो हो गई आपकी गुडविल, सॉरी गुडविल हो गई आपकी 80,000, और फिक्स एसेट्स हो गई आपकी 390। ओके जी, ठीक है।
और करंट एसेट, अब करंट एसेट की एग्रीड वैल्यू क्या है वो तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, तो बुक वैल्यू ले लेंगे, मतलब बैलेंस शीट वाली वैल्यू ले लेंगे, वो 2,20,000। तो करंट एसेट आ गई आपकी 2,20,000। और उसके बाद में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक एसेट तो है लेकिन कैसी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो उसको नहीं लेंगे। ओके ठीक, इधर से हम डिबेंचर यानी कि लायबिलिटी ले लेंगे। अब इसकी एग्रीड वैल्यू दोनों की नहीं है तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे, डिबेंचर की और करंट लायबिलिटी की। इंटरनल लायबिलिटी हम नहीं लेते हैं, शेयर होल्डर फंड को हम नहीं लेते हैं। ओके लायबिलिटी में ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस करते हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल वाले चैप्टर में समझ भी चुके हैं। तो एक तो है हमारा, दो तरह की लायबिलिटी है, एक तो डिबेंचर और एक है करंट लायबिलिटी। तो एक तो है 10% डिबेंचर और एक है करंट लायबिलिटी। 10% डिबेंचर कितना है देखो, 10% डिबेंचर है 1 लाख, करंट लायबिलिटी है 90,000। इसके अलावा एक और नई लायबिलिटी आ गई थी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, वो ये रही नीचे देखो 20,000 की है ना, और बिकम पेबल जिसका पेमेंट करना है तो हम ले लेंगे उसको। ये एग्रीड वैल्यू है, बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन अलग से। अब हम एसेट की टोटल कर लेंगे यहाँ पर, और एसेट की टोटल में से हम लायबिलिटी क्या कर देंगे, लेस। तो 80,000 प्लस 390 प्लस 220, 6,90,000। उसमें से लायबिलिटी पे लेस कर दो 1,90,000, 20,000, तो आ गया 480। ये 480 क्या है, ये आपका परचेज कंसिडरेशन, यानी कि ए लिमिटेड या हमारे इस केस में जो भी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को 1,80,000 रुपये देगी। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितने रुपए देगी, 4,80,000। कैसे देगी, कैश में दे सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो कैसे पेमेंट होता है। ओके तो ये हो गया आपका नेट एसेट मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा फिर इसके बाद में लास्ट मेथड जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ शेयर मेथड एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। एक्सचेंज ऑफ शेयर मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंदर मैंने पहले ही बताया आपको, सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अंडर दिस मेथड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ बोथ कंपनीज, दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर उस इंट्रिंसिक वैल्यू के प्रपोर्शन के अंदर हम शेयर आप इशू करेंगे या जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो पे करेंगे, है ना। इज कैलकुलेटेड एंड देन द ट्रांसफरर कंपनी इशू, देन ट्रांसफरी कंपनी, सॉरी गलत दिखा हुआ, ट्रांसफरी कंपनी इशू शेयर टू ट्रांसफरर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ नेट एसेट, नेट एसेट कैसे निकालते हैं, अभी नेट एसेट मेथड में देखा था हमने। तो नेट एसेट निकाल दीजिए, उसमें नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर दीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, दोनों कंपनी की निकालनी, और उसके प्रपोर्शन के अंदर फिर हम जो है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मैं एक अलग से सेपरेट पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही, इनसे इंट्रोडक्शन देना था ओनली कि ये होता क्या है।